वेलकम बैक टू चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। मतलब लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये हमने जाना था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी पावर होती हैं, वो सिर्फ हमारे कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, जो कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। बट डिसेंट्रलाइज में यहाँ पे अथॉरिटी क्या होती है, सबके पास होती है, टॉप के पास, मिडिल के पास, एज वेल एज से हमारे लोअर लेवल के पास भी कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ रहती हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, वो यही होता है, जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मीनिंग से। तो मीनिंग देखिए, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल इज नोन एज अ सेंट्रलाइजेशन। मतलब ये कि द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है, यहाँ पे अथॉरिटी क्या होती है सेंट्रलाइजेशन के केस में, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होती है। मतलब कि कोई भी अथॉरिटी मिडिल के पास या फिर लोअर लेवल को नहीं दी जाती है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो सिर्फ टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट ही बनाती है। सिर्फ उन्हीं के पास बनाने की अथॉरिटी रहती है और मिडिल एंड लोअर लेवल की ये ड्यूटी होती है कि वो उसको फॉलो करें। डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग क्या है? फर्स्ट देखिए, मीनिंग क्या है, द इवेंटली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। इवेंटली का मतलब क्या हुआ? इवेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि बराबर से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अथॉरिटी का, वो हर एक एक लेवल पे होगा। मतलब कि कुछ अथॉरिटी जो रहेगी वो टॉप के पास होगी, कुछ मिडिल के पास होगी, कुछ लोअर लेवल के पास होगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है वो हर लेवल पे होती है। एज वेल एज सेंट्रलाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अथॉरिटी जो होती है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। कोई भी डिफरेंसेस अगर आप शो करते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आप स्टार्टिंग उसकी मीनिंग से ही करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग आपको मीनिंग से ही करनी होती है, चाहे किसी भी टॉपिक का आप डिफरेंसेस शो कर रहे हो, स्टार्टिंग आपको मीनिंग से ही करनी होती है। एंड पूरी कोशिश ये करिए कि जब भी आप डिफरेंस शो कर रहे हैं, आपका एमबीए का एग्ज़ाम हो, बीबीए हो, ट्वेल्थ हो, कुछ भी, उसको टैबुलर फॉर्म में आप प्रेजेंट करें। मतलब कि अपने आंसर शीट में उसको टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत क्लियर आपके डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस और बेसिस आप इसको कह सकते हैं, मतलब कि जिस बेस पे हमने डिफरेंसेस किए हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी आपको लिखने ही उतने ही ज़रूरी होते हैं लिखने, जितने आप डिफरेंसेस लिखकर आप दिखाते हो। अगर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिख रहे हो तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर टेबुलर फॉर्म में आपने बनाया है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस और बेसिस आपने लिखा है, तो पूरी मतलब 100% चांस है कि सब सही है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अथॉरिटी हमारी सेंट्रलाइजेशन में डेलीगेट नहीं की जाती है। एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटी जो होती है वो हमारे अदर लेवल पे भी होती है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है सेंट्रलाइजेशन में ये लिखा है कि देयर इज़ अ नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एज ऑल द अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसीजन इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी अथॉरिटी होती है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है। जो भी चीज़ें डिसीजन लेने होते हैं, जो भी रूल्स बनाने होते हैं, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही वो राइट होती है कि वो कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या लिखा है कि देयर इज ए सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल। यहाँ पे सिस्टमैटिकली अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है। देखिए, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का भी डिफरेंस बताऊंगी। बट यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है देयर इज अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल। डेलीगेशन में हमने क्या पढ़ा था? डेलीगेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा सुपीरियर होता है वो सबॉर्डिनेट के साथ अपने कुछ पावर को शेयर करता है। अगर सुपीरियर ने मान लीजिए कि अपने सबॉर्डिनेट को कोई टास्क दिया है परफॉर्म करने के लिए, जो टास्क सुपीरियर को परफॉर्म करना था, बट उसने क्या किया, सबॉर्डिनेट को अपने दे दिया करने के लिए, क्योंकि ड्यू टू ओवरबर्डन की वजह से। तो
वहाँ पे क्या होगा कि उस सुपीरियर को कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी होगी अपने सबॉर्डिनेट को। ठीक है, तो यहाँ पे डेलीगेशन में क्या होता है कि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ अपनी अथॉरिटी को शेयर करता है। मतलब मैंने क्या कहा, एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ अपनी अथॉरिटी को शेयर करता है, अपनी अथॉरिटी को। बट डेलीगेशन सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ पे कोई भी सुपीरियर या फिर कोई भी ऊपर के मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो अपनी अथॉरिटी को शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे मिडिल लेवल पे जो अथॉरिटी उनको मिली है वो उनकी मिडिल लेवल की खुद की अथॉरिटी है। लोअर लेवल पे जो उनको अथॉरिटी दी जा रही है, जो भी उनको काम दिया जा रहा है, उसके लिए जो भी अथॉरिटी दिया जा रहा है, ये उनकी खुद की अथॉरिटी होती है। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होता है। जैसे डेलीगेशन में एक सुपीरियर ने जब सबॉर्डिनेट को जब काम दिया तो जाहिर सी बात है कि अगर वो काम जब पूरा हो जाएगा, मतलब सबॉर्डिनेट उस काम को जब पूरा कर देगा, तो सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल होगा किसके लिए? अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होगा। उसका जो भी रिजल्ट आएगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, उसको मस्ट होगा कि वो अपने सुपीरियर को जाके उसको कन्वे करे। ठीक है, एंड सुपीरियर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपने सबॉर्डिनेट की हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखे। बट डिसेंट्रलाइजेशन के केस में अगर देखें तो यहाँ पे अथॉरिटी हर लेवल पे होती है, बट यहाँ पे कोई भी सुपीरियर किसी भी सबॉर्डिनेट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और कोई भी सबॉर्डिनेट जो होता है अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल नहीं होता है। मतलब कि कोई उन पे नज़र नहीं रखेगा, कोई उनसे बार-बार पूछेगा नहीं कि आपने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, कुछ यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर लेवल पे जो अथॉरिटी दी जाती है, मिडल या लेवल लोअर लेवल पे, वो उनकी खुद की अथॉरिटी होती है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये आपका थर्ड आपका पॉइंट क्या है? सूटेबिलिटी। तो सेंट्रलाइजेशन में देखिए कि सेंट्रलाइजेशन जो है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सही है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बात कन्वे करना या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को बताना देना या फिर इंस्ट्रक्शन बताना, मतलब इंस्ट्रक्शन देना, ये सब चीज़ें क्या होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में? लेवल्स यहाँ पे कम हुए। अगर लेवल्स कम है, लोग कम है, तो यहाँ पे कन्वे कर पाना जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। अगर लेवल्स कम है, लोग कम है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, ज़्यादा मतलब ईज़िली हो जाता है। बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें ज़्यादा लेवल्स होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सोचे कि हम ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके चले, तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी है और लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसेंट्रलाइज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे कंपनी को रन करना बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, बहुत कंफर्टेबली सब हो जाता है मैनेज। सेंट्रलाइजेशन ऑप्ट करना है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्ट करना है किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कंपनी की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या होता है पहले से ही डिसाइड किया जाता है। मतलब हमारी जब ये पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है, मतलब कि ये एक पॉलिसी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करेगी कि डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेगी। ये क्या है? ये एक पॉलिसी है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ही तय कर दिया जाता है। जब से आप काम करना, जब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होना स्टार्ट हो गई, तो ये स्टार्टिंग से ही क्या होता है फिक्स कर दिया जाता है। अगर हम लोग डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्टार्टिंग से किया जाए। ठीक है, तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सेंट्रलाइजेशन के केस में कोई भी फ्रीडम नहीं होता है डिसीजन बनाने का। क्यों डिसीजन लेने का कोई फ्रीडम नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी पावर होती है, जो भी अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की, रूल्स बनाने की, ये सिर्फ टॉप लेवल के पास ही होती है, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। इसीलिए जिनके हाथ में नहीं होती, जिसकी हम लोग बात करें लोअर लेवल या फिर मिडिल लेवल, वो डिसीजन जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है डिसीजन लेने की। मतलब अगर उनके पास पावर ही नहीं है तो उनके पास फ्रीडम भी नहीं है। बट डिसेंट्रलाइजेशन के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पूरी फ्रीडम होती है, हर लेवल के लोग डिसीजन ले सकते हैं, इसीलिए तो उनको अथॉरिटी दी जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो सेंट्रलाइजेशन के केस में अगर आप देखिए तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, वर्टिकल फ्लो है इंफॉर्मेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन के केस में देखिए तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो ओपन है एंड फ्री है। मतलब ये कि डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी है बोलने की, मतलब एक तरीके से डिसीजन लेने के, रूल्स बनाने की, कि वो सबके पास है, इसलिए इन्फॉर्मेशन कहीं से भी कहीं पे जा सकते हैं। बट अगर सेंट्रलाइजेशन में देखिए तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का फ्लो बस ऊपर से नीचे ही होगा। ठीक है, वर्टिकल फ्लो होगा, ऊपर से नीचे ही बस होगा, या फिर नीचे से ऊपर होगा। मतलब कि या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजन है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगी, वो बताएगी मिडिल को, मिडिल बताएंगे लोअर को, लोअर के अगर कुछ ग्रीवियंसेस है तो वो बताएंगे मिडिल को, मिडिल बताएंगे टॉप को। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन के केस में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो वर्टिकल होता है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन के केस में यहाँ पे ओपन एंड फ्री होता है। कहीं से भी कहीं पे भी कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी ग्रीवियंसेस, कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय आर डीमोटिवेटेड एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइजेशन। एम्प्लॉय सेंट्रलाइजेशन के केस में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा डीमोटिवेट रहते हैं। क्यों डीमोटिवेट रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको अपनी राय, अपनी एडवाइजेस, अपने, हाँ, अपनी एडवाइस को रखने का इनके वो पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन के केस में अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन के केस में जो भी चीज़ें बनाई गई, जो भी रूल्स बनाए गए या फिर जो भी डिसीजन लिया गया, वो सीधा का सीधा लोअर एज वेल एज मिडिल लेवल पे थोप दिया जाता है। मतलब कि उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर उनको एक चीज़ गलत लगती भी है या फिर कोई पॉइंट गलत लगता भी है तो वो वहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये फ्रीडम सेंट्रलाइजेशन में नहीं होती है। यही रीज़न है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। क्योंकि एक समय के बाद वो भी उस चीज़ से क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं। उनके लिए भी वो काम मोनोटोनस होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की, कोई भी डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं होती। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। क्योंकि वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में वो लोग खुद से भी खुद की डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई मस्ट नहीं रहता है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो मिडिल एज वेल एज लोअर लेवल पे भी बहुत आराम से लिया जा सकता है। वहाँ पे क्योंकि उनके पास क्या होती है, अथॉरिटी रहती है डिसीजन लेने की। अगर उनके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, इसका मतलब ये कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या है, हमारे मोटिवेटेड है। लास्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट इन डिसीजन। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या लिखा है, देयर आर एट लीस्ट चांस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इन डिसीजन एज ओपन ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व। तो सेंट्रलाइजेशन का अपना एक फ़ायदा भी होता है कि अगर मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करती है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो भी डिसीजन बन के जा रहे हैं वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही तो बन करके जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे कोई भी क्योस हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो लोगों को, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में या फिर किसी के भी बीच में, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल ने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी रूल्स वगैरह बनाए हैं, वो लोअर एज वेल एज मिडिल लेवल पे फॉलो करना क्या होता है, मस्ट होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो सकती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन के केस में देखिए तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी रहती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो होता है क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक चीज़ के पीछे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सबकी राय अलग-अलग ही होगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होगा। क्योंकि सबके पास अथॉरिटी है तो सब चाहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो हो। तो इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो सकती है। तो आज की क्लास में मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती थी कि दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू।